पाकिस्तान में एक बिज़नेसमैन है, वो सियालकोट में है, गुजरांवाला में है, मंडी बहाउद्दीन में है, वो अगर यहाँ आना चाहता है उसके लिए कौन सा रूट अवेलेबल जी, है? आपकी कोई इन्वेस्टमेंट को थ्रेशोल्ड नहीं है। मीन के कोई आपको 2 लाख 4 लाख या 5 लाख पाउंड यहाँ पे लेके आना रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका बिजनेस जो मदर कंपनी है वो पाकिस्तान में हो या उस कंट्री में जहाँ से आप आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके जो कंपनी हाउस है वहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, अलग से लाइसेंस मिलता है ओवरसीज बिजनेस का। लाइसेंस जो मिलता है वो मिलता है मदर कंपनी जो पाकिस्तान बेस्ड है। प्रोफेशनल जो एक सीनियर लेवल पे बैठा है वो कैसे आ सकता है? ऐसी स्किल्स जिसके लिए ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की डिग्री जॉब के लिए आप आना चाह रहे हैं, उसमें खास एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हो, मैनेजरियल लेवल हो। वहाँ पर अगर पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर जॉब ढूंढना चाहें, यहाँ पे कई वेबसाइट्स हैं, आप बता सकते हैं? इजी है, आप एआई पे जाएं, उसमें आप लिखें अपने मामलात, वो आपको बहुत सी वेबसाइट बता देगा। उसमें रीड्स है, उसके अंदर जॉब सेंटर प्लस है, उसके अंदर जॉब्स हैं, उसके अंदर work.co, उसके अंदर CV library.co.uk नंबर ऑफ है। जहाँ पे जॉब है अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी वो सारी एफर्ट्स वेन में चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अज़हर जावेद और आज वीज़ा डेस्क में हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब, जो यहाँ बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं। तकरीबन 3 दहाइयाँ होने वाली हैं और इनका एक बड़ा अबूर हासिल है इनको इमिग्रेशन के मामलात पर। तो इनसे आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से आने वाले लोगों से है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह वो आ सकते हैं, क्या क्या ख्याल रखना होगा इमिग्रेशन के हवाले से। तो इस पे आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गुलनवाज साहब आपका। हाँ साहब, आप अभी पाकिस्तान से भी आए हैं, मेरा कोई महीना एक तो रह के आए हैं वहाँ पे। तो आजकल तो दौड़ लगी हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से बाहर जाने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या मिलता है जब आप किसी से मिलते हैं? अगर उसमें डिपेंड करता है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका प्रोफाइल या बैकग्राउंड क्या है, जो कि हर बंदे की एक्सपेक्टेशन वो ऑब्वियसली उसकी अपने मामलात से होती है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर किसी की मैट्रिक से कम एजुकेशन है तो उसका तो ऑब्वियसली टारगेट तो सऊदी अरब या कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे आर्ट्स वगैरह किया हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली आपका जो टारगेट है वो यूके उसमें हो सकता है, कनाडा हो सकता है, उसमें अमेरिका हो सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी। तो यूके ऑलवेज़ प्रायोरिटी प्रेफरेंस इसलिए रहा है कि यूके से पाकिस्तान आना जाना जब डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो बड़ा इजी है, यानी आप रात बैठे सुबह पहुंच जाएं। फिर दूसरा है कि आपकी यहाँ पे 3rd जनरेशन इस टाइम चल रही है, डायस्पोरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बहुत एक्टिव है। आप जितने भी बड़े जो भी वेन्यूज़ हैं उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें पुलिस है, उसके अंदर लॉयर्स हैं, उसमें जिस भी आप मतलब तो आपको अपनी कम्युनिटी के लोग इजीली मिल जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता कि आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं कि जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर हो या किसी लिहाज से भी। तो हर भी फील्ड में आपको अपने लोग मिलते हैं। ये बहुत बड़ा कंफर्ट जोन होता है जब आप किसी नई जगह पे रिलोकेट होते हैं। तो इसलिए यूके ऑलवेज़, चूँकि कॉलोनी भी पाकिस्तान रहा है यूके की, तो ये एक दहाइयों से एक सिलसिला चल रहा है। और 3rd जनरेशन हम कह लें या 4th जनरेशन कह लें इस टाइम, वो यूके के अंदर है। मोर देन 2 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और बड़ा वाइब्रेंट और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं यूके इकोनॉमी के अंदर, यूके पॉलिटिक्स के अंदर, यूके हर मैदान के अंदर। अच्छा गुलनवाज साहब, पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन के मामलात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सख्ती भी काफ़ी हुई है, रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, लोग आते रहे हैं, आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आए हैं। तो इस वक्त अगर एक कोई अवेलेबल रूट्स हैं यहाँ पे, अगर हम 1 2 3 करना चाहें तो कौन से हैं, अगर आप उनको लिस्ट करें? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। चूँकि होता ही है कि ना पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं। तो जिस वक्त पॉलिसीज़ का नहीं पता होता तो लोग उस टाइम, अब एक एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक जो है साहिब आई, फैमिली आई, पाकिस्तान में था मैं, तो उनकी प्लान ये था कि निकाह शादी वगैरह बच्ची की और वो प्लान ये था कि बच्ची का आइल्स हो जाएगा और सारे फ़ी वगैरह देंगे तो फिर बच्चा साथ लगेगा और वहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद PSW और स्किल्ड वर्कर रूट जिस तरह से भी है। लेकिन उनको जब वो फ़ी वगैरह दे बैठे सारा कुछ, तो पता चला डिपेंडेंसी तो रूट ही ख़त्म हो चुका है, स्टूडेंट के डिपेंडेंट साथ आ ही नहीं सकता। इसी तरह केयर के साथ हुआ।
तो केयर बारे में सारे मामलात में सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो रूट टाइम आया तो उस पर केयर पे डिपेंडेंट ही लाओ। तो जो अप टू डेटेड जो आपके पास कोई बात होगी, उससे आप बहुत सी परेशानियों से, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और उसमें ऑफ कोर्स ये एक सीरियस मामला होता है, जिस जब आप रिलोकेट अपना कंट्री छोड़ के तभी करते हैं व्हेन इट्स वेरी सीरियस। अदरवाइज़ कौन छोड़ना चाहता है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, सिबलिंग्स को, अपनी जगह को। तो ये चीज़ें मामलात होते हैं। बहरहाल आप जिस भी रूट पे आप क्वालिफाई कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी बनती है, उसी पे कोशिश करें। और इसके लिए आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो राइट इन्फॉर्मेशन आपको राइट लोगों से मिलेगी, ना कि क्वैक से। तो इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि जो राइट लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी यहाँ पे इनको अलाउ भी है, उनको लेके आएँ। तो आप गुलनाज खान साहब हमें रूट बताइए। अगर पाकिस्तान में एक बिज़नेसमैन है, वो सियालकोट में है, गुजरांवाला में है, मंडी बहाउद्दीन में है, या किसी और कराची, फैसलाबाद में है, वो अगर यहाँ आना चाहता है, उसके लिए कौन सा रूट अवेलेबल है? जी, इसमें ना जी अभी मैं चूँकि पाकिस्तान था तो मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट में वहाँ पे एक ब्रीफिंग थी इस टॉपिक के ऊपर किसी लिहाज से। तो चूँकि सियालकोट वैसे भी एक एक्सपोर्ट सिटी है और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें होता क्या है कि स्पेशली सियालकोट फैसलाबाद से जब वो अपनी एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको नॉर्मली मिडिल मैन के तौर पे वो उनको कुछ कमीशंस देना पड़ती हैं, रेफरेंस फ़ीस देना पड़ती है, और उसके बाद उसके फर्दर टाइम वेस्ट भी होता है। तो चूँकि उनके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती नहीं, और जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनके पास बड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट की होगी, विजिट वीज़ा की होगी, या स्पाउस वीज़ा की हद तक, बस इससे ऊपर नहीं। तो ये जो दूसरी फील्ड होती है, कमर्शियल इसको कहते हैं, इमिग्रेशन, ये एक निश मार्केट है, ये ऑब्वियसली अब कॉमन नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ यूके पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है। अभी जो करंट पॉलिसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली बिज़नेस लोगों के लिए। ब्यूटी क्या है इसके अंदर, अब चेंजेस क्या हुई हैं। पहले था कि 200,000 पाउंड आपके पास होना चाहिए एज इंडिविजुअल आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर रूट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 मिलियन होना चाहिए। अब वो रूट ख़त्म हो गए हैं। 100 रिप्रेजेंटेटिव था, रूट ख़त्म हो गए हैं। उसके ऊपर अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो वो बिल्कुल अनफेयर है। अब नया रूट क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के लिए। ब्यूटी इसके नंबर 1 क्या है कि जी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट को थ्रेशोल्ड नहीं है। मीन के कोई आपने 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख पाउंड यहाँ पे लेके आना रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट है, वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपका बिज़नेस जो मदर कंपनी है वो पाकिस्तान में हो, या उस कंट्री में जहाँ से आप आ रहे हो। अब अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में है और वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, प्रॉपर एक वायबल बिज़नेस है, तो वो कहते हैं कि जी आपका अगर ब्रांच अब बनाना चाहते हैं यूके में, मोस्ट वेलकम। उसके लिए क्या प्रूव करना है, नंबर 1 आपका बिज़नेस प्लान, कि आप क्या बिज़नेस, जो आपका बिज़नेस है उसी की आप यहाँ पे रेप्लिका या ऑफिस या सब्सिडरी ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आप पाकिस्तान बिज़नेस कर रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर आपका हो जो कि सेंस बने। फॉर एग्जांपल जो पेमेंट्स हैं आप बैंक टू बैंक कर रहे हो, आपका जो पेरोल के ऊपर स्टाफ है उनका आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रॉपर हो। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास उसकी सारी एविडेंस हो, और जो आपकी लीज़ या जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके आपको एविडेंस हो। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपके वो होते हैं जो वो फिज़िकली आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जस्ट उनको शेप अप का प्रॉब्लम होता है, नहीं पता होता। अगर प्रॉपर कंसल्टेंसी अगर आप ले लेते हैं प्रॉपर क्वालिफाइड लॉ फर्म से, तो वो आपको इसका प्रॉपर आपको गाइडलाइन दे देंगे, और अब बड़ा इजी है कि आप अपना ऑफिस बहुत ही कम पैसों में यूके के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। 1 नंबर 2 इसके अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि आप अप टू 5 लोगों को अपने साथ लेके आ सकते हैं। उस बिज़नेस का जो आप यहाँ ब्रांच बनाएंगे, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम, GBM स्कीम कहते हैं, तो अप टू 5 लोगों को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और ये वो 5 लोग फर्दर आपने लेके रिक्रूट करने हैं तो आप लोकल भी रिक्रूट कर सकते हैं। अब वो 5 लोग कौन होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये एक अलग से एक सारा सिनारियो है। जब हम टेलर मेड एक एडवाइस देते हैं, वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्टर हैं, आपका हाउजरी में है, या आपका वहाँ पे स्पोर्ट्स है, या आपका टेक्सटाइल, वट एवर द बिज़नेस यू हैव, या आप रियल एस्टेट बिज़नेस है, या कोई भी बिज़नेस जो स्केलेबिलिटी जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है, और उसकी ब्रांच ऑफिस या सब्सिडरी ऑफिस यहाँ आप बनाना, उसके लिए बाय ऑफिस नहीं करना, रेंट आउट कर सकते हैं आप, या आप उसकी सर्विस ऑफिस ले सकते हैं, उसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। जो बिज़नेस प्लान आपने देना है उसी को आपकी एक्सपेक्टेशन वही होगी, उसी बेस के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूके जो कंपनी हाउस है वहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, अलग से लाइसेंस मिलता है ओवरसीज़ बिजनेस का। उस लाइसेंस जो मिलता है वो मिलता है मदर कंपनी जो पाकिस्तान बेस है। अब वो जब लाइसेंस हो तो वो ऐसे जैसे यूके वाला जो बिज़नेस यहाँ पे स्पॉन्सर लाइसेंस है, इससे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो वो लाइसेंस मिलने के बाद अप टू 5 लोगों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब वो जो 5 लोग होंगे
उनके लिए बेसिक जो शराइत हैं उनमें से एक ये है वो सीनियर लेवल हों। नंबर 2 वो जो एप्लीकेंट है जिसको कंपनी ने मदर कंपनी ने रिक्रूट करने जा रही है वो लीस्ट 1 ईयर से काम कर रहा हो और प्लस उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड और प्लस वो उसी कंपनी के लिए काम करेगा। ये नहीं होगा कि वो बंदा उस कंपनी के लिए रहा है लेकिन किसी और के लिए काम, ऐसा नहीं, वो आप ही की कंपनी के लिए काम करेगा। इस तरह से आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम को क्या कहते हैं? GBM, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम। तो इसके तहत जो शख्स आएंगे, जो ओनर है बिजनेस का, उनको कितनी देर का वीज़ा मिलेगा और क्या उनके साथ शराइत होंगे इसके? इस पे जी जो चूँकि ये स्कीम है स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेसेस नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, ये बिज़नेस के लिए स्कीम है, तो बिज़नेस को ही लाइसेंस मिलता है और वो बिज़नेस ही रिक्रूट करता है और वही स्पॉन्सर करता है जो मदर कंपनी होती है। ठीक है जी, सियालकोट की एग्जांपल दी हमने या फैसलाबाद की। तो इस पे जो वीज़ा स्टार्ट का मिलता है वो मिलता है 2 ईयर्स का, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। अब 2 ईयर्स का होगा उसके अंदर, उसके बाद फिर सिनारियो ये PR को लीड नहीं करेगा, लेकिन 2 ईयर्स अगर मामला ठीक चलते हैं तो उसके अलावा फिर दोबारा से यहाँ से एक्सटेंशन नहीं होनी, दोबारा जाकर फिर एंट्री क्लियरेंस या फिर कंपनी किसी और को वहाँ से ये ओल्ड रजीम था, इसको कहते थे इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। इंडिया से मैंने बहुत काम किया इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र में। उसमें क्या होता था कि एक ऑफिस UK में है और एक ऑफिस उस कंपनी का इंडिया में, फॉर एग्जांपल टाटा या फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अदर बिजनेसेस। तो वो क्या करते थे, वो ना अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज करते रहते थे। वो लीड टू सेटलमेंट नहीं होता था, तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ करता था। तो 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो फिर एक अरेंजमेंट होता था। तो उससे ये डिफरेंट अरेंजमेंट किया गया। ये था वो था बिटवीन द कंपनीज ट्रांसफ़र। ये वाला है पूरा सेटअप आपका UK के अंदर आ रहा है, पूरी ब्रांच आप बना रहे हैं, पूरा आप एक्सपोर्ट सेटअप सारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट आप खुलेगा, जो आपकी फैमिली आएगी उनको सारी फैसिलिटीज़ जो स्कूल की है। अभी मेरी एक जूम मीटिंग थी दुबई में एक फर्म के साथ, वो यही एक सेटअप यहाँ बनाना चाह रहे हैं रियल एस्टेट। तो उनको वो ये कह रहे थे कि जी क्या हमें NHS की फैसिलिटी या क्या हमें जो स्कूलिंग है हमारे बच्चों को जो डिपेंडेंट्स उनको होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप NHS फीस पे करते हैं, कोई भी जो आप वीज़ा यहाँ पे आते हैं जो मोर देन 6 मंथ होता है, तो वो विजिटर नहीं रहता, वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है, तो वहाँ पे NHS पे करते हैं। द व्हेनेवर यू हैव पेड NHS, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक आपका वो राइट बन जाता है। बाकी जो आपके बच्चे जो डिपेंडेंट होंगे उनको स्कूलिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। कंपनी सेटअप कैसे की जा सकती है? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, आप जैसे आपने शुरू में भी कहा, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो वो वहाँ पे बैठ के कैसे कंपनी सेटअप करेगा? इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है जी, कि आप यहाँ पे एक लॉ फर्म को, फॉर एग्जांपल हमारी फर्म है एडिसन एंड खान सोलिसिटर्स, तो अब किसी लॉ फर्म को जो कि अप्रूव्ड हो और अथोराइज्ड हो गवर्नमेंट के साथ डील करने में, आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारी गाइडलाइन आपको देते हैं। इसमें मोस्टली 2 से 3 प्रोफेशनल्स का इसमें रोल होता है, आपके लॉयर का, सोलिसिटर्स का। फॉर एग्जांपल हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 2 अकाउंटेंट्स आपका बिजनेस प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, तो ये अकाउंटेंट्स का रोल है। तो यही मेजर। तीसरा HR जो है मेनली वो आपका ही जो कंपनी है वही HR इसमें, या आपका अकाउंटेंट इसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकता है। तो अकाउंटेंट और लॉयर का मेन रोल होता है, एक्चुअली मेन लॉयर के रोल होता है, क्योंकि उसी ने अकाउंटेंट को आगे असाइनमेंट सारी जो है ना वो गाइडलाइन देनी होती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो चले हो गया एक बिज़नेस का, और कौन सा रूट है जो ख़ास तौर पे अभी वर्क वीज़ा के वाले से चीज़ें आई हैं, उसमें भी कोई चेंजेस आ रही हैं? तो एक पढ़ा लिखा शख्स, जैसे अभी चेंजेस आई हैं उसके बावजूद 5 साल का रूट बरकरार रखा गया, जिनकी सैलरीज की हद है उन बल्कि 3 साल में कर रहे हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा बताइए क्या इसमें जी प्रोफेशनल जो एक सीनियर लेवल पे बैठा है वो कैसे आ सकता है? जो सीनियर लेवल बंदा है उनकी तो डिमांड ऑब्वियसली वर्ल्ड में हर जगह ही होती है, वो तो खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें जो चेंजेस आई हैं कि अभी जो लो स्किल या मीडियम स्किल लोग हैं उसके लिए आउट ऑफ कंट्री परमिट्स नहीं है। केयर वर्कर्स तो वैसे ख़त्म हो गया आउट ऑफ कंट्री। तो जो बाकी जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक स्किल्स थी कि जूनियर लेवल जॉब्स वगैरह, वो अब नहीं है। तो अब कोई भी जो परमिट होना है वो होना RQF लेवल 6 और अबव। अब RQF लेवल 6 और अबव क्या होता है कि ऐसी स्किल्स जिसके लिए ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल की डिग्री, ठीक है जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होता है क्वालिफाइड, तो उसका लेवल 6 मीन कि आपके पास जो जिस जॉब के लिए आप आना चाह रहे हैं उसमें ख़ास एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हो, मैनेजरियल लेवल हो, तो वो एक होना चाहिए नंबर 1। उसमें बेसिक चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपका B2 अब करने जा रहे हैं। उसकी जो दूसरा है कि जो टाइम ऑफ सेटलमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने ये बातें ऑब्वियसली सुनी होंगी, हमारे पिछले इंटरव्यू जो पिछला वीलॉग था उसमें आप डिटेल सुनेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड 50,000 से अबव है तो उस सूरत में आपको 10 साल सेटलमेंट रूट पर वेट नहीं करना। उसमें फर्दर एक्सेप्शन है, आपको कम्युनिटी वर्क करते हैं या आप उसमें कुछ और उन्होंने कुछ उसमें कुछ दिए हुई हैं डिटेल के अंदर, वो हम एक अलग टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करने जा रहे। तो उससे आप अपने परमिट को 10 साल की बजाय आप उसको 3 साल 5 साल 7 साल डिपेंड ऑन कि आप कौन सी टिक्स आप करते हैं, तो आप उसको टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। द बॉल इज़ इन योर हैंड। तो अगर आप एक्टिव हैं और प्रोफेशनल हैं, अपने काम में आपकी ग्रिप है, आप एक्टिव बंदे हैं, तो डेफिनेटली आप इन एडवांटेजेस को आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। शोर ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान में जी, यूके ने वीज़े बंद कर दिए हैं, तो उस प्रोपेगेंडा यहाँ ये जो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड चल जाता, पता होता नहीं है, बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये अभी जो आपने ये बात की 50,000 प्लस सैलरी, और ये भी सुना कि जो 125,000 सैलरी वाले हैं उनको तो 3 साल में वो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे हमने बल्कि लास्ट वीक लॉग में हमने बड़ी डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। तो ये जो पहले है कि ये जो अभी जो एक रूटीन मामले में, तो फिर आउटकम भी रूटीन ही आएगी। तो अगर आप एक्सेप्शनल हैं और आप समझते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी सेटलमेंट को 10 साल से 3 साल के ऊपर लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है और आप जिस एम्प्लॉयर के साथ हैं किस तरह से आप काम कर रहे हैं। दूसरी अभी एक और खूबसूरत बात यह है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ कैप ऑफ आवर्स। आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, देयर इज़ अ कैप ऑफ आवर्स। तो पैरामीटर्स हैं, एज़ फार एज़ यू नो इन्फॉर्मेशन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि क्वैक्स के पास नहीं, आपने क्वालिफाइड लोगों के पास जाना है ताकि आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ सके। अच्छा बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में फ्रॉड भी बहुत होता है। आप गए हैं, होके आए हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो मिलते भी नहीं हैं। तो जो फ्रॉड आपने भी देखा है, तो वो जो लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, वो क्या समझते हैं कि उनके पास, जैसे अभी हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो यूके या किसी और कंट्री में जाने के लिए चेक्स क्या होने चाहिए? आप कैसे उसको आप समझ सकते हैं कि नहीं यार ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, मैं ठीक जा रहा हूँ, या ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? क्या आप लोगों को एडवाइस करेंगे इसमें जी कुछ बेसिक से पैरामीटर्स हैं। हम इसको अगर देसी एग्जांपल दें, अगर आपने हनी लेना है प्योर, या आपने ऑर्गेनिक घी लेना है या दूध लेना है, तो वो तो मार्केट में तो अवेलेबल है। अब आपने प्योर लेना है तो उसके लिए आपकी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी, अगर आप थोड़े से वर्क करें तो आप बड़ी जल्दी पहचान लेंगे कि ये हनी प्योर है कि नहीं है, ये मिल्क प्योर है कि नहीं है। ये तो यही एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपके ख़ुद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके सराउंडिंग में लोग जो पढ़े लिखे उनके साथ आप थोड़ा शेयर करके, होता क्या है कि जब आप क्वैक्स के पास जाते हैं या आप नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, उनका टारगेट क्या होता है कि आपको सेटिस्फाई करना, या जो फ़ी या पैसा उनके पास जाना, बड़े ख्वाब दिखाना, उनका वो होता है। उन्होंने सिर्फ आपको वो बात बतानी जो आपको अच्छी लग रही है या जिससे आपको खुशी हो रही है। उन्होंने जो तस्वीर का एक ही रुख दिखाना है, और एक रुख जब दिखता है, और ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है कि तस्वीर का एक रुख तो होता ही नहीं है, अदरवे रुख भी होता है। लेकिन जो क्वैक्स होगा या जो नॉन क्वालिफाइड लोग होंगे, उनका एजेंट लोग, तो उनका जो टारगेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर दूसरा है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। फ़ोन बंद कर दिया, आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते किसी लिहाज से। लेकिन जब आप क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, अब वहाँ पे डर क्या होता है? नंबर एक, आप खुद कोशिश नहीं करते। सेकंड ये होता है कि आपकी जो उनकी बेसिक कंसल्टेंसी फ़ीस है वो थोड़ी सी बचाने के लिए आप बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो एक तो ये चीज़ बेसिक है। जब जो क्वालिफाइड बंदा है वो आपके प्रोस कॉन्स तस्वीर के दोनों रुख बताएगा, और वो आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी कैपेबिलिटी, ये मामला अकॉर्डिंगली आपको बताया कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कैसे हो सकता है, पूरी डिटेल, तो आपके दोनों रुख। दूसरी साइड पे बिल्कुल सब अच्छा के हिसाब किताब होगा। तो एक तो ये बेसिक। दूसरा, आप ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं कि जो बात आपको बताई जाए आप उसको एक से ज़्यादा जगह से वेरीफाई करें अपने ओन तरीके से। तो एआई आ गया। ठीक है जी, एआई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ। आप उसको बिल्कुल उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी और तरीके से। ये कैटेगरी फॉर एग्जांपल अब ख़त्म हुए भी 2, 3, 4 महीने 5 महीने हो गए हैं। उसी चीज़ के ऊपर आप वो कहता है बंदा कि जी आप मुझे ये इतने बस अभी दे, बाकी काम होने पे, बाकी तो उसने मिलना ही नहीं आपसे। तो जो चले गए वो कैसे लेंगे आप? कोई आपके पास एविडेंस नहीं, आप दे के अपने जाती पैसे दे के लेना मुश्किल है, तो ये कैसे आप दे के? तो इसके लिए आपकी अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है या आपकी जो अपनी वर्किंग है, वो आपको ज़रूर, जो भी आपको कोई बंदा मशवरा देता है, तो आप उसको
बेहतर तरीका ये है कि क्वालिफाइड बंदों से गूगल के ऊपर आप कहीं से भी लॉ फर्म से यूके से आप वहाँ जाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें, आपकी जो कंसल्टेंसी फ़ी है 10-15 मिनट आप टाइम, तो आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो बताया जा रहा है उसमें किस तरह हकीकत है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक वहाँ पर अगर पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर जॉब ढूंढना चाहें, यहाँ पे कई वेबसाइट्स हैं, आप बता सकते हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई अपने प्रोफेशन में कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे जॉब ढूंढ सकता है? इसमें ना जी दो चीज़ें हैं। जॉब ढूंढना एक टास्क है, उसका बड़ा इजी तरीका कार है, मैं वो शेयर कर देता हूँ। सेकंड है कि जॉब तो मिल गई, रिक्रूटमेंट वो आपको ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं, पीछे मेरे पास एक ऐसी असाइनमेंट आई थी। तो दूसरा ये है कि आपको इमिग्रेशन स्टेटस, वो एक अलग चीज़ है, ये दो अलग चीज़ें हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। जॉब के लिए अब मेरे एक साहिब हैं, वो काफ़ी हाई प्रोफाइल एक बड़े बैंक में काम कर रहे थे यूएस के अंदर, उन्हें काफ़ी काम किया, उसके बाद फिर वो रिलोकेट हो गए मलेशिया में, वहाँ पे काम कर रहे थे बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर। अभी वो मलेशिया में थे जब उनकी मुझसे बात हुई, उन्होंने बुकिंग की, कंसल्टेशन, सारी बातचीत हुई। अब उनकी यहाँ पे उनको मोर देन 1 प्लेसेस से बड़ी अच्छी ऑफर्स थी उनको। 80,000 पाउंड प्लस पर एनम उनको पैकेज था, एक जगह से 100,000 पाउंड प्लस पैकेज था उनको, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाइल। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि वो कहते थे कि जी हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, स्किल्ड वर्कर आपने रूट जो है, अब जब तक बंदे के पास राइट टू वर्क यहाँ पे नहीं हो तो वो कैसे करेगा? तो ये दो अलग चीज़ें, इनको मैंने अंडरस्टैंड करना है। तो जॉब अगर आपने ढूंढनी है, ऐसा हो सकता है कि जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हो, जैसे NHS है, वो अगर जॉब ऑफ़र करता है तो साथ में वो आपको परमिट या वो स्पॉन्सर भी देते हैं, चूँकि उनके पास लाइसेंस होता है। बहुत से ऐसे स्पॉन्सर जिन पर लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, कैसे ढूंढनी है? कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उनको गूगल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ईजी है, आप AI पे जाएं, उसमें आप लिखें अपने मामलात, वो आपको बहुत सी वेबसाइट बता देगा। उसमें रीड्स है, उसके अंदर जॉब सेंटर प्लस है, उसके अंदर जॉब्स हैं, उसके अंदर work.co, उसके अंदर CV library.co.uk, नंबर ऑफ है, और इनके ऊपर मिलियंस ऑफ जो लोग CVs अपनी अपलोड करते हैं। इसके अलावा बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि ऑथोराइज्ड होती हैं, प्रॉपर मतलब वो ठीक लोग होते हैं, उनकी आप देख सकते हैं, उनकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कि वो किसी से एफिलेटेड हैं कि नहीं है। उनके थ्रू भी आप जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। NHS में स्पेशली ऐसे होता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ NHS को स्टाफ सप्लाई करते हैं और वहाँ पे ही उनको जो है वो स्पॉन्सर, चूँकि NHS के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो वो स्पॉन्सर भी साथ कर देते हैं। तो लेकिन NHS समटाइम डायरेक्ट काम नहीं करता, थ्रू एजेंसीज़ काम करता है, तो आप उन एजेंसीज़ को अप्रोच करें। एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये कि जब आपको जॉब मिल जाती है तो चेक करें होम ऑफिस के रजिस्टर पे जाके, जो स्पॉन्सर लाइसेंस रजिस्टर है। अब अगर स्पॉन्सर लाइसेंस रजिस्टर है, आप गूगल पे जाकर, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो मेरा प्रपोज्ड एम्प्लॉयर है, ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, क्या इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस है तो फिर ज़बरदस्त हो गया, फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़, जहाँ पे जॉब है अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी वो सारी एफर्ट्स वेन में चली जाएंगी, क्योंकि आपने जब आना है तो राइट टू वर्क होगा तो आप उस जॉब को जो है वो अवेल कर पाएंगे। जस्ट जॉब ऑफ़र होना सफिशेंट आपके लिए नहीं होगा। हाँ, आप दूसरी जॉब करना चाहें, मेन जॉब आपकी वही होगी जिस पे आपका परमिट मिला, अगर मिल जाता है। दूसरी जॉब अप टू 20 आवर्स आप कर सकते हैं, सिमिलर जॉब या RQF लेवल 6 और अबव। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, थैंक यू। नाज़रीन, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि बरतानिया में इमिग्रेशन के हवाले से आप किस तरह आ सकते हैं, अपनी जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे एजेंट माफिया से बच सकते हैं। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, चैट GPT है, AI है, वहाँ से जाके आप हर चीज़ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं वीज़ा करवा दूँगा, इस शोबे में करवा दूँगा, जाके अपनी सर्च करें। इन एजेंटों के हाथों से ज़रूर बचें। हाँ, जो प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने इन मामलात में इमिग्रेशन के हवाले से, उनसे आप ज़रूर मशवरा करें ताकि आप किसी भी फ्रॉड या धोखे से बच सकें। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।